हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे जेई मेंस के, और जिसमें हम लोगों ने 47 क्वेश्चंस के अराउंड कर लिए थे। ठीक है, 2024 के बाद वाले। और जो 13 क्वेश्चंस हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व किए थे वो थे 2025 के, जो जैन वाली शिफ्ट थे उसके। राइट। सो आज हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं इस क्लास के अंदर। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे आप लोग उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट आता है जस्ट लेट मी नो। ठीक है, सो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और आप बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर डाउट है, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है। सो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे। सो टिल 48 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर कितना, 49 से स्टार्ट करते हैं। 49 क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए मिनट पार्टिकल इन स्पेस आर इतना और इतना। सो बेसिकली आप लोगों को अनसर्टेनिटी दी हुई है। सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सो डेल्टा वी का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 2.4 इंटू 10 की पावर कितना, -26 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा आपको अनसर्टेनिटी दे रखा है किसके अंदर, पोजीशन के अंदर। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁵ मीटर। सो बोल रहा था मास ऑफ पार्टिकल इन ग्राम। सो ग्राम में हम लोगों को मास ऑफ पार्टिकल निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों को फॉर्मूला पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। सो ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बट हम लोग मिनिमम वाला वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे h/4 पाई के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻7 इंटू एम को एम रहने दो अभी, डेल्टा वी को लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर कितना, -26 इज इक्वल्स टू h 6.6 इंटू 10 की पावर कितना, -34/4 पाई। सो यहाँ से अपन लोग बात करेंगे तो 26 और 6 32 और ये 33 हो जाएगा, है ना, ये दोनों। सो ये 33 हो जाएगा, इस साइड से 33 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, -1 बचेगा। ठीक है। सो यहाँ पे अपन लोग बोल सकते हैं कि 2.4 m जो आएगा ये बराबर आएगा मेरे पास 6.6 इंटू 10 की पावर -1, या फिर अपन लोग लिख सकते हैं कितना, 4 पाई इंटू लिख सकता हूँ ये 10, ये नीचे ले आया ना, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया मैंने। यहाँ से इसको करेंगे तो अपन लोग कितना बोल सकते हैं, 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, 33 बोल सकते हैं अपॉन कितना, 12 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू कितना आ जाएगा 10, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31.4 हो जाएगा, 31.4। सो 33 डिवाइडेड बाय 12 हो जाए 48 इंटू कितना, 31.4। सो यहाँ पे बेसिकली अपन लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा कितना, 0.022। ठीक, और ये किस में आएगा बेटा, केजी में आएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने नियरेस्ट इंटीजर पूछा ग्राम के लिए। सो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 22 इंटू 10 की पावर कितना, -3। समझ में आ रहा है, ये किस में आ जाएगा मेरे पास, ये ग्राम में आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। सो यहाँ पे यदि ये केजी में है मेरे पास तो 22 किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो आंसर यदि मैं बात करूंगा तो 22 क्या हो जाएगा, सिंपली ग्राम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 49 डन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद में 50। सो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व करने का। ठीक है, कुछ रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 50 जो है बेटा वो क्या कह रहा है कि आप लोगों को एन एल एम तीनों की वैल्यू दी हुई है, राइट। और इस साइड में क्या लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। सो ये क्वेश्चन आपका चल रहा है बेटा 2022। ठीक। सो इसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3 3 3, ये एन की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, राइट। ये हो गया 3 2 और ये 2 और ये 2 1 +1 और ये 2 और ये 2 और ये +2। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, द नंबर ऑफ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज। सो बेसिकली हम लोगों को करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकालने हैं। सबसे पहले इसकी बात करूं तो क्या ये सही है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एन की वैल्यू यदि 3 है तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो एल की वैल्यू 0 to n-1 के बराबर होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसको 2 हो सकती है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करें तो 3 फिर 2 फिर ये +2, ये सही है। ये 2 ये 1 ये +1 ये भी सही है। ये 2 नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये भी किसका है, 28 जून 2022। सो 51 कह रहा है कि इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज इतना, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू मतलब 5 दे रखा है मेरे को, विच इज 6.63 इंटू 10 की पावर कितना, -19 जूल। सो बेसिकली इसको 5 बोल सकते हो, या फिर वर्क फंक्शन W0 के नाम से भी जान सकते हो, कुछ भी बोल रहे हैं ना, जो भी आपने पढ़ा है इसको।
सो ये वैल्यू इतनी है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। सो बेसिकली ये मेरे पास 5 दे रखा है, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इसी के रिगार्डिंग क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी मेरे को पता है विच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर कितना -19 इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर कितना -34 एच। ये एच आ गया मेरे पास, और वेवलेंथ निकालना है ना बेसिकली। सो इंटू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट, नीचे आ जाएगा मेरे पास लैम्डा। क्लियर है सबको। सो यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर कितना -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना 8 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो इसको लगभग लगभग कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन लोग। ये 19 है तो 19 से 19 इस साइड में जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। सही है। सो 10 की पावर कितना 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना -15 इंटू 10 टू दी पावर कितना 8। तो 8 8 16 तो 7 बचेगा। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना आना चाहिए -7। ये किस में आएगा बेसिकली, ये मीटर में आएगा, है ना। सो आपको क्या करना है, ये नैनोमीटर में निकालना है बेसिकली। सो हमको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू दी पावर -9 के बराबर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 9 मीटर के बराबर होता है, राइट। सो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, यदि इसको नैनोमीटर में निकालें तो इसको क्या करेंगे 10 टू दी पावर -9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लगभग लगभग 300 के करीब आएगा। सो बेसिकली 300 नैनोमीटर इज द आंसर। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो मैं मिटा रहा हूँ इसको आगे, है ना। सो टिल क्वेश्चन नंबर 51 डन। लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू ऑफ n 1 2 3। सो हमें इसमें से बेसिकली ये निकालना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसने पहला स्टेटमेंट बताया कि n का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और उसका वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, जो कि बात सही है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सो ए ऑप्शन तो मेरे पास करेक्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर अ गिवन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव द वैल्यू ऑफ 0 1 2 से लेकर एन। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी भी अपन लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो से वो n माइनस वन तक वेरी करता है, ना कि जीरो से लेकर n तक। सो बी इज रॉन्ग। सी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर m ऑफ अ पर्टिकुलर l एजीमुथल क्वांटम नंबर हैज 2l प्लस 1 वैल्यू। बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे ये बेसिकली कह रहा है कि जो हमारे पास L होगा, L का वैल्यू मान लो मेरे पास 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M का वैल्यू जो होगा वो 2L प्लस 1 के बराबर होगा। तो L का वैल्यू 2 2 जा 4 और 1 5, और हमको पता है कि L का वैल्यू 0 1 2। तो ये किसके लिए S, ये P और ये D। तो D में हम लोगों को टोटल पता है कि कितने ऑर्बिटल आते हैं 5। तो हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कौन सा 2L प्लस 1 से। सो ये भी सही है। तो A सही है और C सही है। डी की बात करें प्लस माइनस हाफ आर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। बिल्कुल सही है। सो ए सी डी तीनों सही है। लास्ट बोल रहा है फॉर एल इज इक्वल टू 5 देयर विल बी अ टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल। सो बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। सो हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब निकालेंगे तो ये बराबर होता है बेटा एन स्क्वायर के। तो ये 5 है तो 5 5 जब कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, लेकिन इसने बोला है कि 9 ऑर्बिटल है, तो ये गलत है। सो आंसर आएगा इसका कौन सा ए सी डी। सो ए सी डी इज द आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है बेटा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन बताना हमको कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज AR3D5 4s1। तो ये तो सही है भाई। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने -L से लेकर +L तक वैल्यू उसका वेरी करता है। तो ए हो सकता है, बी भी हो सकता है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। बिल्कुल सही है। जब भी अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ही भरते हैं। जैसे जैसे अपन लोग इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे एनर्जी क्या होती जाती है मेरे पास, बढ़ती जाती है। तो पहले उसमें भरते हैं जिसका एनर्जी कम हो, बाद में उसमें भरते हैं जिसका एनर्जी ज़्यादा हो। ठीक। सो ए सही है, बी सही है और सी सही है। अब डी बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2। ये गलत है। टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ नोड हम लोगों ने क्या देखा था, ये किसके बराबर होगा n-1 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। सो रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n-l-1 प्लस l। तो l क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा n-1 बचेगा। सो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका कौन सा, ए बी सी। ए बी सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 54।
54 कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीटी। अब बेटा देखो ध्यान से, पीटी है मेरे पास, पीटी का एटॉमिक नंबर दे रखा है 78। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल लिख दो, 1s लिख दो, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s और ये 6s। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p और ये 6p। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d, ये 4d, ये 5d और इस साइड में कितना आ जाएगा 4f। इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करोगे, 78 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरोगे भाई साहब इसको, यहाँ से ये 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 3d10 और ये 4s2, 4p6 और यहाँ पे 5s2 और इस साइड से क्या आ जाएगा आपके पास 4d10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p6 आ जाएगा, 6s2 आ जाएगा और 4f8 आ जाएगा। तो एक बार काउंट कर लेते हैं इसको, 2 2 4 6 12 18 28 30 36 46 48 50 56 56 प्लस 6 62 और एक सेकेंड फिर से काउंट कर लेते हैं यार एक बार, है ना। ये कितना हो गया 8, 8 और 2 10, 16 26 36 42 44 46 52 54 60 62 और ये 64 हुआ बेसिकली, है ना। सो 4f कितना जा चुका है मेरे पास 14 जा चुका है। फिर 5d में डालेंगे अपन लोग इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली 5d में कितने जाएंगे मेरे पास, ये 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 4f कितने जाएंगे मेरे पास 14 जाएंगे, समझे। सो बेसिकली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए बेटा, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए मेरे पास, तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बेसिकली इसका Xe जेनॉन, जेनॉन आ जाएगा। जेनॉन के बाद में क्या होना चाहिए मेरे पास 4f14 होना चाहिए, 5d कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, 6s कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, होना ये चाहिए बेसिकली, ध्यान देना सब लोग, होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए अकॉर्डिंग टू किससे, जो अपन लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉन किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास उसके हिसाब से होना ये चाहिए। बट अब इसमें आप लोगों को ये देखना है कि बेटा जो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका जेनॉन और यहाँ पे 4f में तो 14 ही रहते हैं, लेकिन 5d में कितने आते हैं 9 और 6s में कितने आते हैं 1। तो ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो लोग इसको सिखाते हैं किससे कि इसके अंदर क्या है एक्सेप्शन है, ऐसे ही सिमिलरली देखा जाता है किसके अंदर AU के अंदर और ऐसे ही सिमिलरली देखा जाता है किसके अंदर HG के अंदर। सो किस किस का एग्जांपल आ गया, एक PT हो गया मेरे पास, सिमिलरली कैसा होता है AU आता है और सिमिलरली कैसा आता है HG आता है। अब इसमें बेसिकली अपन लोग बात करते हैं तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं बेटा कि जब अपन लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4f के अंदर और आगे 5d के अंदर भरते हैं तो इनका शील्डिंग जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पुअर होता है। रात क्लियर है सब लोगों को, शील्डिंग कैसा है इनका पुअर है। शील्डिंग यदि इनका पुअर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जब अपन लोग NS की बात करते हैं स्पेशली, और स्पेशली यहाँ पे बात कर रहा हूँ 6s की, तो 6s जो होगा वो न्यूक्लियस के और ज़्यादा क्लोज चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जब ये क्लोज चला जाएगा तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो 6s के अंदर क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से घूम रहे हैं, वो किसको अप्रोच करने लग जाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, उसकी वेलोसिटी को अप्रोच करने लग जाएंगे। और ये हमें पता है किससे, रिलेटिविटी थ्योरी से, कि जब मेरे पास कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन में है या जिसका वेलोसिटी अप्रोच करेगा किसको, स्पीड ऑफ लाइट को, तो जो मास होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास, इंक्रीज करने लग जाएगा। तो जो मास मेरे पास होगा वो इंक्रीज करने लग जाएगा तो वो उसकी एनर्जी 6s की एनर्जी क्या हो जाती है, बेसिकली कम हो जाती है, और एनर्जी कम होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब तुम कहोगे कि सर जी उसने 6s से दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे दिए, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता तो 5d तो 10 हो जाता ना। लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि जो पेयरिंग एनर्जी है बेसिकली, पेयरिंग एनर्जी जो होगा वो पेयरिंग एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर रिपल्सन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ये देखा कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन देके, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचता है, तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी कैसी देखी गई, ज़्यादा देखी गई। समझ में आ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी देखी गई, ज़्यादा देखी गई। और इसको अपन लोग बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, जिससे 6s की एनर्जी क्या हो जाती है, बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, 6s की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना। बाकी मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक तब ये सारी चीज़ें बताता हूँ डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 54 के बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 के बाद। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आंसर आना चाहिए ए आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है बेटा, हम लोगों को ग्राफ दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ किसका, साई स्क्वायर।
वर्सेस आर, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का हम लोगों को निकालना है, किसके लिए, 2s के लिए निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, तो 2s के लिए सबसे पहले n माइनस एल माइनस वन देखेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस वन इज इक्वल टू 1, 2s है ना, बिल्कुल सही है। तो 2 माइनस यहाँ पे 0 माइनस वन, तो बेसिकली एक ही बार टच करना चाहिए हमारा ये ग्राफ। यहाँ पे जो ग्राफ बनना चाहिए मेरे पास वो सिंपल कैसा बनना चाहिए, इस साइड में क्या बना दो साई स्क्वायर और इस साइड में क्या बना दो आर। तो ये ग्राफ जो होगा मेरे पास साई स्क्वायर का कहाँ से आता है, ऊपर से आता है, ये ऐसे आएगा, ये इस तरीके से जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, मैंने 2s के लिए आपको बोला था, वो किसके बराबर होता है, 2a नॉट के बराबर होता है ना, आर इज इक्वल टू 2a नॉट के बराबर होता है, जहाँ पे नोड मिलता है अपन लोगों को 2s के अंदर, राइट। तो इसमें जो ग्राफ आएगा मेरे पास वो आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा, बॉम्बे, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, 56 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, कौन सा वाला क्वांटम नंबर अलाउड नहीं है। तो n का वैल्यू 2 और 2 माइनस 2 ये 0, ठीक है ठीक है, ये गलत है। सो सी ऑप्शन देखेंगे इसका, सी ऑप्शन में n इज इक्वल टू कितना दिया है 3, l इज इक्वल टू कितना दिया है 3, m इज इक्वल टू कितना दिया है -3, s इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब आपको पता है कि ये वाली चीज यहाँ तक तो ये सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इसके अंदर। इसके अंदर दिक्कत क्या है, एल की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर कहाँ जाएगी, n माइनस वन तक, लेकिन इसने तो 3 को 3 बना दिया, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। तो सी आंसर आ जाएगा इसका, डन। चलो पढ़ते हैं आगे। Okay, so next we are going to discuss question number 57. So 57 क्या कहता है, when the excited electron of hydrogen atom from n is equals to 5 drop to the ground state, the maximum number of emission line observed. So basically n is equals to 5 से मेरे पास आ रहा है, तो हमें number of lines spectral line निकालनी है, कितना होगा। So number of spectral line के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को 3 बताए थे बेटा, है ना। कौन कौन सा, पहला फॉर्मूला आपके पास ये था, जब मेरे पास कोई भी आइसोलेटेड एटम होगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसके बराबर होंगी, n माइनस वन। दूसरा, यदि मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो जंप कर रहा है कहाँ से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पे फॉर्मूला आएगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। और यदि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसके अंदर मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा, सॉरी, डेल्टा एन प्लस वन बाई टू। सो बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, एक कौन सा है डेल्टा एन प्लस बाई टू। ये कब है, जब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई साहब। और जब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा बेटा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में कितना आ जाएगा 5, इस साइड में कितना आ जाएगा 5 माइनस वन 4, तो 5 4 का कितना है 20, 20 डिवाइडेड बाई टू कितना आ जाएगा बेटा 10, तो नंबर आ जाएगा इसका 10। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो हम लोग बता सकते थे कि इसके अंदर 10 आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल, ठीक है। सो ये बोल रहा है बेसिकली कि जो लैम्डा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो बराबर है किसके, लैम्डा ऑफ किसका, न्यूट्रॉन के, ठीक है। कब बराबर है, when the velocity of the electron is x times the velocity of neutron। so basically अपन लोग velocity of किसका बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये बराबर है किसके, x times of velocity of neutron, इसके बराबर है। अब वो हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर, हम लोगों को बताना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों दे रखा है, ठीक है। सो बेटा जी हमें करना क्या है, लैम्डा का फॉर्मूला लगा देंगे। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि अपन लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका आ जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इंटू v ऑफ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही लैम्डा ऑफ किसका लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, तो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर आ जाएगा, h ऑफ मास ऑफ किसका, न्यूट्रॉन, इंटू वी ऑफ किसका, न्यूट्रॉन। अब हमको ये पता है कि वी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो एक्स टाइम ऑफ वी ऑफ न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वी ऑफ किसका लिख सकता हूँ, न्यूट्रॉन का लिख सकता हूँ। दोनों को क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये एच एच तो बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा ऑफ किसका ई डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ किसका, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ किसका, न्यूट्रॉन, इंटू वेलोसिटी ऑफ किसका, न्यूट्रॉन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन, इंटू एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ किसका, न्यूट्रॉन। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे ये एक्स बचा, राइट। अब ये दोनों चीजें कैसी हैं मेरे पास, सेम है। तो यदि दोनों सेम है तो इन दोनों को सेम रख सकते हैं, फिर तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड क्यों करना है ना। यदि दोनों सेम ही है तो एक तरफ क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन, इंटू एक्स ऑफ वी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन एम ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बी ऑफ न्यूट्रॉन कैंसिल, एच और एच ये कैंसिल,
इस साइड में ये x इधर चला गया, तो x इज इक्वल टू मास ऑफ किसका, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है बेटा बेसिकली वो आपको दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 दे रखा है, और ये वैल्यू जो दे रखी है वो है 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 31 दे रखा है। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो जैसे ही ये मेरे पास ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, 27 और 3 30, ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9.1, पॉइंट हटा दिया यहाँ से, पॉइंट हटा दिया, तो इस जगह पे बेसिकली मेरे पास जो वैल्यू आएगी 91 से 16 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.17 के करीब आएगा, तो 0.17 इंटू 10 की पावर 4, और फाइनल जो आंसर है आपका 0.17582 आ रहा है ना, 0.17582 इंटू 10 की पावर कितना 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1758, 1758। समझ में आ गया? ये आ गया आपका आंसर। ठीक, सो 58 डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा पार्टी आगे। सो क्वेश्चन है अपने पास 59। सो 59 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है x, इस पर चार्ज है बेटा -3 और टोटल इसका एटॉमिक नंबर है 22 और इसका एटॉमिक मास कितना है 48। सही है। अब इसने बोला द न्यूक्लियस कंटेन्स a% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 22 प्लस 3 कितना हो गया, 25 हो गया। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में से 22 माइनस कर दो तो 26, ये 26 आ गया। अब कितना परसेंटेज ज़्यादा है, बेसिकली ए का परसेंटेज निकालना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज में निकालूंगा तो 25 डिवाइडेड बाय कितना लिख सकता हूँ, 26 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा। क्लियर है? 25 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये तो मैं इसको भी लगभग ये बेसिकली यहाँ पे 96 आता है बेटा, है ना, कितना आएगा, ये 96% आएगा। तो आंसर जो आना चाहिए बेसिकली वो कितना ज़्यादा है, वो 4%। तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो 96 आएगा, तो बचा हुआ जो होगा मेरे पास कितना है, 100 में से 96 को माइनस कर दोगे तो ये तो परसेंटेज आ गया ना। तो कितना ज़्यादा है बेसिकली, तो ज़्यादा कितना है, 25 से 26, यही तो ज़्यादा है बस। तो हमें वो वाला चीज़ निकालना है, ना कि ये कि कितना है। तो यहाँ पर टोटल आंसर आएगा कितना, 4%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 60 है। 60 जो है वो आपके पास क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है। सो आप लोगों को इसमें ये देखना है बेटा कि पहला बोल रहा है आपको कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। सो ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे बात किया कि एक तरफ मेरे पास कौन है, एक हाइड्रोजन है, और एक तरफ कौन है मेरे पास, ये लिथियम है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 होगा, लेकिन इसके पास 1s2 2s1 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 3 है और इसका कितना है 1 है। तो जब अपन लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन पे होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट तो खाली है ना भाई, तो खाली है तो इस पर तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका होगा नहीं न्यूक्लियस का। लेकिन यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन ये भी, तो इस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास न्यूक्लियस का है, राइट। सो अपन इनमें बात करेंगे तो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, और इसको खींच लेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी। इस पे कोई खींचने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे इसका एनर्जी कैसा होगा, ज़्यादा, इसका एनर्जी कैसा होगा, कम। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो एकदम सही है। रीजन इसने दिया है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही बात है, एटॉमिक नंबर यदि बढ़ेगा तो होगा क्या, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का पर्टिकुलर शेल के ऊपर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो हमारा इसका 60 का आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए। मतलब ए एंड बी, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ठीक, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है बेटा, इसने बोला है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में कम 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 कम, इस तरीके से बताना है। ठीक है, सो हम लोग कैसे चेक करते हैं, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी कैसा होगा, अरे ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला होता है अपने पास, है ना, मतलब रिलेशन होता है। सो n प्लस एल किसका ज्यादा है, पहले ए में देखता हूँ, तो ए में आ जाएगा मेरे पास 3 + 0 3, और दूसरे में देखता हूँ 4, तीसरे में देखता हूँ 3 + 1 4, चौथे में देखता हूँ 3 + 2 5। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा मेरे पास, डी वाले का आएगा, है ना, क्योंकि उसका n प्लस एल सबसे ज्यादा है। अब बी और सी दोनों सेम आ रहे हैं बेटा, तो बी और सी सेम आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, ऐसी स्थिति में आप लोगों को n की वैल्यू पता होना चाहिए और l की वैल्यू पता होना चाहिए। n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू 0। इसके लिए n का वैल्यू कितना है 3 और l का वैल्यू कितना है 1। तो जिसमें n का वैल्यू 1 कम होगा उसका एनर्जी कम, जिसमें n का वैल्यू ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा। मतलब डी के बाद कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। सही है, डी के बाद में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी के बाद में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी के बाद में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो डी बी सी ए होना चाहिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सो यस, इसका आंसर आ जाएगा ए। डन। क्वेश्चन नंबर 62।
62 कह रहा है बेटा जी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो पहला बोला है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोर ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है, बोर्स ने इसको बताया था हमारे पास कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। दूसरा है एन ऑर्बिटल इज वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई इन एन एटम। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बेसिकली जो साई होता है वो साई क्या बताता था हम लोगों को, जल्दी बोलो, एन कोमा एल कोमा एम के बारे में बताता था। और ये क्या है, ये बेसिकली किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों को बताता था कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उसकी पोजीशन के बारे में इन शॉर्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज करेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर एन एंड एल ओनली। जी नहीं, उसका जो आएगा वो एन एल एम होना चाहिए, बट उसने क्या बोला है, एन और एल बोला है, तो इसका आंसर आएगा कौन सा, दिल्ली वाला, ठीक। सो 62 डन। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं बेटा क्या है। इसने बोला कि इफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप फ्रॉम द एटम इस कितना टाइम, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये पता है बेटा कि जो क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका 63 कब का है, 2022 का, ठीक है। सो क्वेश्चन में हम लोगों को ये पता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगा ना बेटा किसी का भी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा और एक इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो किसके बराबर होगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये ए बी पर एटम के ऊपर आता है, सही है। सो 13.6 जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है बेसिकली मेरे पास, तो इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, यदि जूल में कन्वर्ट करें तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19 जूल हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन लोग इसको लिख सकते हैं 136 इंटू 16, 6 6 36, 6 3 6 3 18 19 20 21 1 2 6 1 6 2 8 1 6 1 3 1 1 6 7 1 और ये 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, तो 21.76 इंटू 10 की पावर कितना, -19 जूल। ये क्या आ गया, ये आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया। तो इसको तो मैंने कहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया 21.76 इंटू 10 की पावर कितना, -19 जूल। अब हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटा जी, क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों को ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम बी होता है। तो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइड में यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो एम बी का क्या कर सकते हैं अपन लोग, स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा का भी स्क्वायर हो जाएगा, सही है, हो जाएगा ना भाई साहब। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एम को यहीं रहने देता हूँ, तो इस साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, इस साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन एम आ जाएगा यहाँ पे, और ये एम बी स्क्वायर है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि मैं क्या करूँ इस जगह पे, हाफ एम बी स्क्वायर आ गया मेरे पास, तो हाफ एम बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लोग कितना, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, है ना। सो एम बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, तो ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर है सबको। सो हम लोगों को देखना क्या है, यहाँ पे इसने वैल्यू कौन कौन सी दी है, हम लोगों को लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस कितना 10, 3.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना -10, सही है। सो करना क्या है बेटा जी, इस साइड में ये वैल्यूज अपन लोगों को क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। या फिर एक काम कर रहे हैं, पहले एम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं ठीक है चलेगा। सो हाफ एम बी स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो वैल्यू आती है बेटा कितना, 21.9 इंटू 10 की पावर कितना -19, ये वैल्यू आती है मेरे पास 21.9 इंटू 10 की पावर -90। क्लियर है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ से सॉल्व कर देना इसको, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, ये एम बी स्क्वायर का वैल्यू है, इसका आधा कर देना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अरे फॉर्मूला ये होता है ना भाई। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, ये रही वैल्यू, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, 21.9 इंटू 10 की पावर कितना -19। तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों को यदि मैं टोटल करूँगा तो कितना हो जाएगा, साथ साथ 21.9 जीरो और 21.76, तो ये 6 आ गया, 7 7 14 15 16 1 1 2 3 2 2 4 43.66। सो 43.66 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब वो पूछ रहा है कि कितना
कितने टाइम्स, क्वेश्चन ने क्या बोला था, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप फ्रॉम द एटम इज टाइम्स, कितने टाइम्स। तो बेसिकली जब अपन लोग इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो बेटा कितने टाइम्स आ रहा है, ये लगभग 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 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो। ठीक, सो क्वेश्चन थोड़ा समझना इजी नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन समझना थोड़ा सा इजी नहीं था, बाकी तो कैलकुलेशन तुम लोग इजीली कर सकते हो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बेटा, ये 63। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 64 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका 2022, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रीजन इज लेंथ 2a0। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। और जो मेरे पास एक्स है ये कितना दे रखा है, 2a0, सो 2a0 आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बेटा आप लोगों को दिया हुआ है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेरे को पता है, तो यहाँ पे अपन लोग को अनसर्टिनिटी इन किसके अंदर निकालना है, वेलोसिटी के अंदर निकालना है। सो सिंपल है, यहाँ पे m डेल्टा v हो जाएगा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा v इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, 2a0 इंटू कितना आ जाएगा m का वैल्यू मेरे को पता ही है कितना होता है। सो यहाँ पे अच्छा, ए नोट का जो वैल्यू है मेरे पास, ये ए नोट जो दे रखा है वो 52.9 पिकोमीटर दे रखा है ऑलरेडी, है ना। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर कितना -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कितना 3.14 इंटू 2 का 2 आ जाएगा। ए नोट का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम है, एंग्स नहीं सॉरी 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 52.9 पिकोमीटर है, कितना दे रखा है 52.9 पिकोमीटर। अब 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू जो देखना है वो कितना होगा 10 की पावर, जल्दी बोलो, एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10, पिकोमीटर में -12, सो गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। इनटू m की बात करेंगे तो m क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना -31। ठीक है, तो जब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये 548 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 548 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो 1 pm इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, 65 कह रहा है कि गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो n प्लस एल वैल्यू निकालनी है अपन लोगों को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना। सो पहला वाला जो है आपका इसमें n प्लस एल आएगा 3 to 5, और दूसरा वाला जो है इसमें n प्लस एल आएगा 5, सी वाला जो है इसमें आएगा 4 + 2 6, अगला आएगा 3 + 1 4। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी वो किसकी आएगी, सी की ज़्यादा आएगी सबसे ज़्यादा, है ना। तो सबसे कम किसकी आएगी, सबसे कम डी की आएगी। तो डी इज लेस देन किससे, ए और बी, और ए और बी में सबसे कम किसका होगा ए, फिर उसके बाद में किसका होगा बी, और फिर उसके बाद में किसका होगा बेटा जी सी। सो ऐसा आना चाहिए डी ए बी सी, यस। तो आंसर आएगा आपका बी, आंसर आएगा। कैसे निकाला, n प्लस एल रूल से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देख लो बेटा, 66 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम ऑफ मेटल। सो बेसिकली अपन लोग इसको 5 बोल सकते हैं। अब बोल रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ए इन किलोजूल पर मोल। सो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास मेटल का कितना होगा किलोजूल पर मोल में, तो सिंपल है। सो E इज इक्वल्स टू, अपन लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास फॉर्मूला था 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लेकिन लैम्डा जो दे रखा है वो 663 नैनोमीटर है। सो उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 6630 कर सकते हैं अपन लोग, इंटू 96 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जैसे ही 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, किलोजूल पर मोल में आ जाएगा, किलोजूल पर मोल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 EV इज इक्वल टू कितना होता है 96 किलोजूल पर मोल के बराबर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 179 के करीब आता है, बट 180 किलोजूल पर मोल लिख देंगे अपन लोग इसको। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 तक डन। सिक्सटी सिक्स के बाद में क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 67। 67 में क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना Z² अपॉन n²। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम लोगों को ये पता है कि E इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब 13.6 इंटू Z² अपॉन n² होता है ना। E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n² होता है। तो यदि मैं
ये माइनस वाला साइन हटा दूं तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के? तो ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैंने टोटल एनर्जी जो बताया था वो किसके बराबर बताया था? माइनस ऑफ किसका? काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स ऑफ किसका? मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये रेशियो में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। सो ये पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है आपका? सही है। दूसरा बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? 2.186 into 10 raised to the power कितना? 6 into z अपॉन n, ये था, है ना। और ये क्या था मेरे पास? मीटर पर सेकंड के अंदर था। तो जब n को इधर ले जाऊंगा तो v इंटू एन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है? z स्क्वायर। तो दूसरा वाला गलत। तीसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज z क्यूब अपॉन क्या? n क्यूब। सुनो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे अपन लोग तो मैंने क्या बोला था? ये न्यूक्लियस है, राइट। ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर, तो इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा कितना आ जाएगा? 2πr। सो ये आ जाएगा मेरे पास 2πr। 2πr क्या हो गया भाई साहब? इसका डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास? टाइम आ जाएगा। सो यहाँ पे स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/t। और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आ गया बेसिकली मेरे पास, ये क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड। स्पीड क्या है मेरे पास? वेलोसिटी है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या बोल सकता हूँ? डिस्टेंस, विच इज 2πr, राइट। सो v का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा 2.18 इंटू 10 की पावर कितना? 6 इंटू जेड बाई एन। तो ये जेड बाई एन आ गया यहाँ पे। और ये 2πr है मेरे पास। r का वैल्यू कितना होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड जेड ऊपर चला गया। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, ये मैं सब करा चुका हूँ, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के। लेकिन इसने क्या बोला है? जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट होगा, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। लेट्स गो अहेड विद पॉइंट नंबर कौन सा? 4। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4। सो बेसिकली कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये किसके बराबर होता है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना? आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होगा के इंटू जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और आर की जगह पर अपन लोग क्या लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं सिमिलर, कौन सा? एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो आर स्क्वायर था तो एन की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जेड की पावर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है। तो यहाँ पे जेड 2 और ये जेड 1 कितना हो जाएगा? जेड क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा? एन की पावर 4। प्रोपोर्शनलिटी सारी चीजें हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है अभी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन की पावर कितना? 4। ये होना चाहिए। और ऑप्शन में भी उसने दिया है जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आंसर जो आएंगे वो 1 होगा और 4 होगा। तो ऑप्शन आ गया इसके अंदर कौन सा? आपका डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलो बढ़ते हैं आगे। सो टोटल 67 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। बढ़ते हैं आगे। 67 के बाद में आता है बेटा 68। क्वेश्चन नंबर 68। अब देखो बेटा ये 68 क्या बोल रहा है? ए बॉल वेइंग 10 ग्राम। तो बेसिकली अपन लोग बॉल का जो वेट है वो लिख देंगे कितना? 10 ग्राम है तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। ठीक। दूसरा इसमें बोला विद वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। सो वी दे रखा है कितना? 90 मीटर पर सेकंड। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 5%। अनसर्टेनिटी दे रखी है वेलोसिटी के अंदर 5%। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से 4.5। ये 4.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेसिकली। ठीक। 4.5। देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज कितना? इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 33 की टर्म्स में निकालना है। सो इन शॉर्ट अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कितना आ जाएगा? 4.5। सो एम को भी यहीं पे लेके चला जाता हूँ तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.1 इंटू सॉरी मास तो ये दिया हुआ है ना, तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू वी की वैल्यू आ जाएगी 4.5। क्लियर है सब लोगों को? ये मैंने यहाँ से क्या किया? कैंसिल आउट किया तो कितना बचेगा? 31 बचेगा। ये वाला क्या हो गया? यहाँ से हट गया। ये वाला यहाँ से हट गया। ये वाला पॉइंट हटा दिया यहाँ से इसके साथ। ठीक है। 2 से 5 10 और ये 33 और ये 5 से काट सकते हैं, 5 6 30 और 6.6 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस 31 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? फिर दोबारा से बोलो जल्दी से, 45 आ जाएगा। सही है। और 3 से काट सकते हैं, 3 से 15 बार चला जाएगा और ये 2 और ये 2 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास कितना आ जाएगा? 22 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना? 15। 5 से और कर सकते हैं तो 5 3 15 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20 4.4 हो जाएगा ये।
सो 4.4 इंटू 10 की पावर कितना -32 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना आ जाएगा, तो 3 से बेटा डिवाइड करोगे 44 को, तो ये आ जाएगा 3 1 3 और ये 4 12 और ये 2 पॉइंट लगाओगे मतलब 0 3 6 18, तो बेसिकली 1.46 आएगा ये, है ना। सो ये 1.46 इंटू 10 की पावर कितना -32, ये आना चाहिए। अब उसने बोला हुआ है हमसे कि यहाँ पे -33 की टर्म्स में बेसिकली अपन लोगों को आंसर निकालना था। किसमें निकालना है, -33 की टर्म्स में, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास कितना आना चाहिए, 1.46 आ रहा है ना इस जगह पे, ठीक है। 4 इंटू 3.14 अपन लोगों ने मल्टीप्लाई किया था क्या इसमें, एक सेकेंड फिर से देखते हैं एक बार, है ना। इस वाली वैल्यू को देखते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर कितना -34 डिवाइडेड बाय एम का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 3.14, ये वैल्यू पहले शायद मैंने नहीं लिया था, है ना। 3.14 इंटू, और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, v इज 4.5, ठीक है। ये सॉल्व करना है बेसिकली अपन लोगों को, क्लियर है। सो यहाँ से अपन लोग एक चीज़ और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मान लो यदि मैं यहाँ पे लिख देता 3.14 और इस वैल्यू को यहाँ पे मैं नीचे लेके आ जाता, सो इसको लिख सकता था मैं 14.6 इंटू 10 की पावर कितना -33, ठीक है, या 0.146, 3 ठीक है भाई। इसको भी अपन लोग ये सॉल्व करेंगे ना इसको, एक सेकेंड, है ना। 1.46, थोड़ा कैलसी का यूज़ कर लेते हैं ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैलसी कहाँ है भाई साहब इसमें, ये रहा। सो 1.46 डिवाइडेड बाय 3.14, सो बेसिकली बेटा इससे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, इस वाली वैल्यू से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे सीधा आंसर निकाल देता हूँ एक बार, कितना आ रहा है 6.6 डिवाइडेड बाय कितना 3.14 ये आ गया, डिवाइडेड बाय 4.5 ये आ गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया, ठीक। सो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.046 आ रही है, और ये ऊपर चली गई मेरे पास, तो ये 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 31 हो गया। हमें कितना निकालना है, 33 निकालना है, सही है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका, 4.6, 6.63, 4 इंटू 3.14, 10 इंटू 1 ये, ठीक है बेटा। इसका आंसर दिया है बेसिकली कितना, 1 दिया हुआ है, 1 आंसर दिया हुआ है इसका। तो आप लोग इसको सॉल्व करो एक बार वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, जो ये आएगी वही अपना क्या होगा, आंसर भी होगा, क्या होगा, वही अपना आंसर भी होगा, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेता हूँ, 90 इंटू 5 बाई कितना 100, तो 5 से 20, बिल्कुल सही है, 4.5 ही आएगा ये। चलो ठीक है। सो इसका आंसर बेसिकली 1 दिया हुआ है, 1 इंटू कितना 10⁻⁻³ ये। क्वेश्चन नंबर 69, सो इसको एक बार आप बताना मेरे को क्या आ रहा है बेसिकली इसका आंसर, ठीक है। 69 कह रहा है बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन आर, ठीक है। तो असर्शन ए, इन TlI3 आइसोमोर्फस टू CsI3 द मेटल इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है बेटा। जब अपन लोग TlI3 की बात करते हैं ना, तो TlI3 की अपन लोग बात करें तो ये कौन सा है, ये क्या था मेरे पास, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये बोरोन फैमिली के एलिमेंट है सारे, है ना। तो बोरोन फैमिली के एलिमेंट या तो +1 दिखाएंगे या फिर +3 दिखाएंगे। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, बट नहीं, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है इसके ऊपर, आपको पता हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है कि जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है मेरे पास, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो TL हमेशा +1 में ही रहेगा। तो I3 के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा -1, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा I और ये आई, इस साइड में एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, तो चार्ज क्या आ जाएगा ओवरऑल इसके ऊपर -1, समझे। सिमिलरली CsI3 भी दे रखा है, तो दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फस है, तो पहला वाला स्टेटमेंट कैसा होगा आपका, सही होगा। दूसरा बोल रहा है TL मेटल हैज 14F इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो दोनों ही सही है, मतलब बोथ assertion and reason are correct, but reason is the करेक्ट explanation of किसका, assertion।
सो आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे। ठीक, बढ़ते हैं आगे 69 के बाद में 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा था ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल एज वेल एज टू एंगुलर नोड। सो रेडियल नोड हमने को पता है बेटा, रेडियल नोड की यदि अपन लोग बात करेंगे तो किसके बराबर होता है ये? n माइनस एल माइनस वन। ये बोल रहा है कि इसके पास दो होना चाहिए। और एंगुलर नोड भी कितना बोल रहा है? एंगुलर नोड भी बोल रहा है बेटा कितना, ये भी दो होना चाहिए। ठीक है, सो अपने को पता है कि एंगुलर नोड भी यदि मेरे पास दो होना चाहिए, तो आप खुद सोचो एल का वैल्यू टू, तो एल का वैल्यू कितना, मैंने फिर से जीरो वन टू किसके लिए, एस पी डी, तो डी के लिए होना चाहिए बेसिकली। और डी में भी कौन सा डी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, ऑप्शन दे रखा है 3p, अच्छा एक 4d है और एक 5d है, तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। तो यदि 4d की बात करूँ इसके लिए ना, 4d की बात करूँ तो 4d के लिए n का वैल्यू कितना होगा 4 माइनस एल का वैल्यू कितना 2 माइनस वन, तो यहाँ से तो 1 ही आएगा। लेकिन 5d की बात करेंगे तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस वन, ये कितना आ जाएगा 2, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा 5d आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जिसमें एंगुलर नोड भी दो होंगे और रेडियल नोड भी दो होंगे। क्वेश्चन नंबर 71। 71 कह रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। वो डाइवेलर लिख दिया है वहां पे, लेकिन वो डाइवेलेंट है। सो डाइवेलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, एटॉमिक नंबर 29 दे रखा है इसने। सो बेसिकली कॉपर है मेरे पास। सो Cu के ऊपर चार्ज कितना है +2, यदि इसका 29 है। कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे बेटा, Ar4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, कितना बचा 3d9 बचा। 3d9 बचा तो यहाँ पे कितने बॉक्स आएंगे 1 2 3 5, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक बचा तो म्यू एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 1 + 2। सही है, सॉरी n+1, ठीक, मतलब 1+1 +1। सो ये हो जाएगा मेरे पास कितना रूट, एक सेकेंड, 1 + 2 n+2 ना। सो ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो √3 हो जाएगा और वो √3 का वैल्यू 1.732 के बराबर आएगा। ठीक है, 1.732। सो इसका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इंटीजर में अपन लोग इसको तो लिख नहीं सकते ना भाई साहब, तो कहाँ आ जाएगा आंसर इसका, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 डन। लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 72। बेटा 72 क्या बोल रहा है, द प्लॉट ऑफ द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आरपीडीएफ का ग्राफ है बेसिकली आर के साथ में। और इसने हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है, 3s के लिए ग्राफ कौन सा होगा बेसिकली। सो 3s के लिए हमको पता है, हमको कुछ देखना नहीं है ज़्यादा। इस साइड में अपन लोग किसकी बात करें, आरपीडीएफ किसके बराबर होता था 4πr² साई² आर के बराबर है ना। और ये क्या था मेरे पास आर के बराबर था, तो स्टार्ट कहाँ से होता था, इस साइड से, यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले ऐसे गया। अब किसके लिए निकालना है अपन लोगों को 3s के लिए, तो 3s के लिए निकालोगे तो n माइनस एल माइनस वन कितना आएगा इसके लिए 3 माइनस 0 माइनस वन इज इक्वल टू 2, तो दो बार टच करना चाहिए, तो फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो बेसिकली जो ये वैल्यू आएगी ये क्या है मेरे पास, इसको आर मैक्स बोलेंगे अपन लोग, किसके लिए 3s के लिए। बात समझ में आ गया। तो इसके अंदर जो ग्राफ आने वाला होगा बेटा, एक सेकेंड, यस, जो ग्राफ आने वाला होगा वो कौन सा होना चाहिए मेरे पास, वो होना चाहिए कौन सा, डी। डी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 73। ये सब करा दिया बेटा मैंने, सब करा दिया मैंने, है ना। एंगुलर नोड और उसमें जाके पढ़ सकते हो आप लोग इन चीज़ों को चाहो तो। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 73। अब वो बोल रहा है कि द अ प्रोटॉन एंड Li+3 न्यूक्लियस आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सॉरी वोल्टेज कैसा है, सेम है। इफ lambda of Li and lambda of P denotes the de Broglie wavelength of Li+3 and proton, चलेगा, then the value of lambda Li अपॉन lambda P is x into 10⁻⁻1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बेसिकली निकालनी है वैल्यू x की, कि कितनी होगी, चलेगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक lambda ऑफ Li बोल देंगे, तो lambda ऑफ Li इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/m ऑफ किसका Li इंटू v ऑफ किसका Li। क्लियर है सबको, या फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, h डिवाइडेड बाई √2 इंटू मास ऑफ Li इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Li। सही है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, Q इंटू वी के बराबर होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर। दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अब एक इक्वेशन और बना दो किसका, लैम्डा ऑफ P इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ किसका 2 इंटू एम ऑफ किसका P इंटू क्यू इंटू वी ऑफ, अब वी भी दोनों सेम है मेरे पास, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है।
सो हम लोगों ने जब उसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लेमडा ऑफ एल आई आ जाएगा डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ किसका, प्रोटॉन, इनटू चार्ज ऑफ किसका, प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका, एल आई, और इनटू चार्ज ऑफ किसका, एल आई, है ना। अब ये एल आई कौन सा था, ये एल आई प्लस थ्री है बेसिकली, है ना। सो बेटा जी जब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, मास ऑफ एल आई प्लस थ्री, ये मेरे पास जो वैल्यू है ये 8.3 है, 8.3 मास ऑफ प्रोटॉन। सो 8.3 इंटू मास ऑफ किसका, सॉरी ये मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज के बीच में भी कुछ रिलेशन है क्या, यस बिल्कुल रिलेशन है। क्या है, तो यहाँ पे अपन लोग प्रोटॉन की बात करें तो बेसिकली इस पे वन, जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे तो चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो एल आई प्लस थ्री है तो यहाँ पे जेड ई के बराबर होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर थ्री है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, थ्री ई के बराबर हो जाएगा। यदि इसके ऊपर ई है तो इसके ऊपर थ्री ई होगा, तो ई कैंसिल, तो बेसिकली 1/3 बचेगा, एम पी कैंसिल। सो 1/8.3 इंटू कितना बचेगा, ये थ्री बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए जल्दी बोलो फटाफट से, थ्री बचना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को। अब हम लोगों को किस में लेना है, ये पूरा किस में आएगा मेरे पास, ये रूट में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा मेरे पास, ये रूट में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 या 24, 25 के करीब, तो 1 अपॉन यहाँ पे लेमडा ऑफ किसका, एल आई प्लस थ्री अपॉन लेमडा ऑफ किसका, पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 या 24, एकदम इसको 1/25 तो 1/5 मान लेते हैं लगभग लगभग, तो ये 0.2 मान लिया मैंने। कितना मान लिया, 0.2। तो x का वैल्यू जो होना चाहिए मेरे पास वो x का वैल्यू आ रहा है बेटा इसके अंदर, आंसर 2। क्लियर है सब लोगों को, ठीक। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर कौन सा, 73। लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है बेटा, आपको गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि बोर्स थ्योरी अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ किसका, एल आई प्लस आयोन। तो बेसिकली एल आई प्लस आयोन की बात करेंगे तो आप खुद देखो, एल आई प्लस जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। तो भाई दो इलेक्ट्रॉन के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं। ये जो भी हमारे पास बोर्स एटॉमिक थ्योरी है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, बोर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिमिटेशंस थी कि इसने क्या नहीं बता पाया था, ये स्प्लिटिंग किसके बारे में, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसने बताया था, स्टार्क, और दूसरा हमारे पास कौन था, जीमन इफेक्ट। क्लियर है। सो इसमें क्या आ जाएगा आपका, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। सो बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये क्या कह रहा है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर फॉल ऑन अ मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी 3 eV। सो बेसिकली फाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को 3 eV, और एक मेटल मेरे पास गिर रहा है उसके ऊपर, तो उसका 248 नैनोमीटर है। सो यहाँ पर लैम्डा मैं बोल सकता हूँ कितना, 12400 डिवाइडेड बाय, सॉरी ई बोल सकता हूँ 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सो वो हो जाएगा 2480 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, है ना। और इसकी यूनिट जो आएगी वो आएगी बेटा जी ईवी। और हम लोगों ने क्या किया, इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 से अपन लोग मतलब सॉरी 5 से, तो 5 और 40, जीरो 5 और 20, 0 5 10 2 12, ये लगभग लगभग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, है ना। सो यहाँ पे ई ऑफ पी कितना आ गया मेरे पास, 5 EV आ गया। 5 कितना दे रखा है, 3 EV दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 5 में से 3 घटा दो, ये आ जाएगा 2 EV। अब इसने क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसने डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है बेसिकली। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ किसका, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर कितना, -31 इंटू 2 EV। तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, सही है। और इसी को अपन लोग इतना लंबा ना करके एक और काम कर सकते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोला था, रूट ऑफ किसका 150 डिवाइडेड बाय वी। अब मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी में से तुम क्या करोगे, ई हटा दोगे बेटा, तो वही क्या हो जाएगा मेरे पास, बी आ जाएगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट का 75, है ना। 9 9 जा 81 होता है ना, और 8 8 जा 64 होता है। तो इसको बेसिकली 8.6 या 8.7 के अराउंड ले सकते हैं अपन लोग, ठीक है। सो यस 8.6, तो नियरेस्ट इंटीजर जो इसका आएगा वो आ जाएगा 9 एंगस्ट्रॉम, आंसर। क्लियर है, और इसका यूनिट क्या होता था, एंगस्ट्रॉम होता था। डन। तो 75 के बाद में बढ़ते हैं आगे, विच इज 78।
बेटा समझ में आ रहा है ना सबको भाई साहब? प्रैक्टिस करते रहो बेटा, क्वेश्चंस सेम ही ऑलमोस्ट, कॉन्सेप्ट हम लोग इतने में सीख गए होंगे, है ना। नीट के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए 75 से 80 क्वेश्चंस, वो भी जेई मेंस के लिए अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है, इनमें जेई मेंस और इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 76। 76 क्या कह रहा है? अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड। नो एंगुलर नोड, एंगुलर नोड उसके अंदर नहीं है, मतलब एल इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब वो एस की बात कर रहा है। एंड टू रेडियल नोड्स, दो रेडियल नोड है, तो बेसिकली 4s नहीं 3s, ठीक है। सो बस यही आंसर है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3s, बोले तो बॉम्बे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। 77 कह रहा है कि सर्टेन ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू -3। तो n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4, और m इज इक्वल टू कितना है बेटा -3 में, m मतलब l है ना। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन दिस ऑर्बिटल इज, सो बेसिकली हम लोगों को रेडियल नोड निकालना है, तो रेडियल नोड के लिए पहले हमें पता होना चाहिए है क्या। सो ये 4 आ गया, है ना, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग लेते हैं n माइनस एल माइनस वन के बराबर लेते हैं बेसिकली, है ना। सो ये 4 है, ये 4 है, और एस पी डी एफ, तो बेसिकली यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे मान सकते हैं। तो इसका वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक जाता है, माइनस एल से प्लस एल तक जाता है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑर्बिटल राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू बेसिकली एन के लिए कितनी आ जाएगी मेरे पास? एन के लिए पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास 0 1 2 और ये 3। तो 3 किसके लिए होता है? डी के लिए, तो ये कौन सा हो गया? सॉरी 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 सॉरी, 3 किसके लिए होता है? एफ के लिए, तो क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। 4f के अंदर यदि अपन लोग रेडियल नोड निकालें, तो रेडियल नोड किसके बराबर होता है बेटा? n माइनस एल माइनस वन, तो n की वैल्यू 4 है, f की वैल्यू 3 आ जाएगी, -1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आना चाहिए 0, ठीक है। 78। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू +2, ठीक है। सो बेसिकली n इज इक्वल टू 5 है, अगेन l की वैल्यू बोलेंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है। और इसके अंदर m की वैल्यू हम लोगों को बोली गई है कि m की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? +2 होगी। तो बेटा ध्यान से सुनना, इसने हमसे पूछा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो बड़े ध्यान से सुनो। क्या इसके अंदर +2 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसके अंदर +2 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसके अंदर +2 आ सकता है? हाँ, कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। इसके अंदर आ सकता है? हाँ, कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। इसके अंदर आ सकता है? हाँ, कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। इसके अंदर कैसे आ सकता है? अरे तो भैया एल की वैल्यू 2 होगी, तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है। तो इसमें एक बार आ गया ना, यदि ये 3 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? -3 हो सकती है, -2 -1 0, और ये +1 और ये +2 और ये +3, यहाँ पे भी एक बार आ गया, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद में क्वेश्चन नंबर 79। बच्चा पार्टी आपसे 79 क्या कह रहा है? 79 क्वेश्चन जो है ये कह रहा है आपसे, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट, देन द रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन all of the alpha particle passes through the gold foil without decrease in speed, ठीक है। alpha particle are deflected over a wide range of angle, ठीक है। all alpha particle get bounced back by 180 degree, और alpha particle passes through the gold foil deflected by an angle with the reduced speed, एकदम सही है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या बोला गया था कि जो मेरे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा ये बोला गया था कि जो भी मेरे पास एटम होगा उस एटम के बीच में ना कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब भी उससे कोई भी अल्फा पार्टिकल अप्रोच करेगा तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली उनमें क्या होगा? रिपल्सन फील होगा, ठीक है। सो इसके अंदर आंसर आना चाहिए बेटा कौन सा? आपका डेली आना चाहिए। और थॉमसन के हिसाब से बेसिकली ये बोला गया था कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, बट वो पूरे स्पेयर पे क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या थे? एम्बेडेड थे। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका कौन सा? डेली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे तो 80 होता है बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या इसने नहीं बताया था? नहीं बेटा, ये सही है। दूसरा बोला बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल था बेटा उसने कॉन्ट्राडिक्ट की उसकी थ्योरी किसके साथ? हाइजेनबर्ग के साथ और डी ब्रोगली के साथ। क्योंकि उसने तो बेसिकली हम लोगों को ये बोला था कि कोई भी पार्टिकल होगा एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या है? वो घूम रहा है। बट सारी कहानी तो बाद में ही आई कि कोई भी मेरे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा तो उसके अंदर क्या आता है? मेरे पास स्टैंडिंग वेव वाली प्रॉपर्टीज आती हैं, है ना। क्या आती हैं उनके अंदर? स्टैंडिंग वेव वाली प्रॉपर्टीज आती हैं। और दूसरा हम लोगों ने कौन सा देखा था बेटा? डेविशन एंड जर्मर, और उसके बाद में हम लोगों ने सोमरफेल्ड देखा था। सोमरफेल्ड ने क्या बोला था बेसिकली कि एन बाई के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने उसका ऑर्बिट देखा था कि जब एन बाई के का वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगा तो ही वो सर्कुलर होगा, अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे? वो इलिप्टिकल होता है।
ठीक है। सो इसके अंदर आंसर आ जाएगा अगेन कौन सा आपका दिल्ली आंसर आ जाएगा बेटा इसका भी 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो 81 में क्या है, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ इतना विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ इतना, ठीक है। स्पीड में अनसर्टेनिटी दे रखा है, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू बोल सकता हूँ मैं 5 इंटू 10⁻6 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई कितना 100, दो इसमें से चला गया तो 5 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 4 इंटू 0.02, इसमें से दो और चला गया, ये दो हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, दो बचा, 5 दूनी 10, ये 10⁻³ हो गया बेसिकली, है ना। तो डेल्टा वी हो गया 10⁻³ मीटर पर सेकंड। द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग इट्स लोकेशन व्हाइल इन मोशन इज x इंटू 10⁻⁻10, तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल्स टू h अपॉन कितना लिख सकते हैं 4 पाई लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना दे रखा है, x इंटू 10 की पावर कितना -9, साथ में क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली यहाँ पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू कितना 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो 4 इंटू कितना 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर कितना -31 इंटू डेल्टा वी की जगह पे लिख दूंगा 10 की पावर कितना बेटा 3, समझे। सो ये 31 से बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 3 जो है मेरे पास ये ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है सब लोगों के यहाँ तक। अब हम लोगों ने क्या किया बच्चा पार्टी, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा मेरे पास वो x का वैल्यू आ रहा है कितना 0.058 इंटू 10 की पावर -3 ये आ रहा है, और हम लोगों को वो x की वैल्यू जो है बेसिकली वो निकालना है किसमें, x इंटू 10⁻⁻9 मीटर, द वैल्यू ऑफ x इज, सो वैल्यू ऑफ x जो आएगा मेरे पास इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये -3, एक सेकेंड, ठीक है। सो हम लोगों को x इंटू 10⁻⁻9 की टर्म्स में निकालना है। सो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग 1 2 3, है ना, 3 नीचे ऊपर गया तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास -6 हो जाएगा, और इसको मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 10⁻⁻9 के साथ, ठीक है, नैनोमीटर में निकालने के लिए। क्लियर है। सो इसको जब अपन लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, सो बेसिकली आंसर आ जाएगा इसका x इज इक्वल टू 58 आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 58। चलिए 58 के बाद में सॉरी 81 के बाद में बढ़ते हैं बेटा जी आगे। नेक्स्ट 82। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर प्रोवाइड्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकंड, तो बेसिकली 10 सेकंड में कितना प्रोवाइड कर रहा है वो, 10 सेकंड में प्रोवाइड कर रहा है बेटा 1000 जूल, तो एक सेकंड के अंदर बेसिकली कितना हो जाएगा ये 100 जूल के बराबर हो जाएगा एक सेकंड में, ठीक है। व्हेन इन दिस रेडिएशन, अच्छा नैनोमीटर कितना, लैम्डा कितना दे रखा है 400 नैनोमीटर दे रखा है, जिसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक। What is this? When this radiation falls on the surface of sodium, x into 10⁻20 electrons are ejected from उसमें से, ठीक है। सो इसमें करना क्या है बेटा, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू कितना 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना ले लेंगे 4000 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये जूल में तो इधर भी जूल में आ जाएगा, ये कितना 100, मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ n के साथ, n क्या है नंबर ऑफ फोटोन है, वही क्या होगा मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सो बस इसको n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इधर चला जाएगा तो 100 इंटू कितना 4000 डिवाइडेड बाय 12400 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ऊपर चला जाएगा तो 19 हो जाएगा, सही है। सो बस इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो 19 यहाँ पे क्या करूँगा 1 2 1 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 19 20 21 22, इसको 22 लिख देता हूँ, ये 22 हो गया, तो यहाँ पे 4 बचा, बस 4 बचा, तो ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट ऊपर यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ तो ये 40 हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 16, 4 से करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर कितना 22 डिवाइडेड बाई कितना 124, समझे। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे 10 नीचे लेके आया मैं, इस जगह पे पॉइंट हटा दिया तो इस जगह पे 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो बेसिकली इसको 250 लिख सकता हूँ मैं, इसको 250 लिख दिया और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये 2.5 था ना, 2.5 इंटू 10 की पावर कितना था 22, 2.5 इंटू 10 की पावर 22 आ रहा था ना ये, ठीक है। सो इसको अपन लोग और क्या लिख सकते हैं, 20 लिखना चाहूँ तो कितना हो सकता है, ये 250 इंटू 10 की पावर कितना 22 सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 124, तो लगभग लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा बेटा
इंटू 10 की पावर कितना 20, तो आंसर आएगा मेरे पास कितना इसका 2। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका 2, क्योंकि उसने बोला था कि x इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी x इंटू 10 की पावर 20 में आंसर निकालना है आपको। सो यहाँ पर x कितना आ रहा है 2 के करीब आ रहा है, सो 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 83, और 83 क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 किलो वोल्ट। सो 40 किलो वोल्ट आ रहा है, तो 40 किलो वोल्ट को अपन लोग लिख सकते हैं 40 इंटू 10 की पावर कितना 3 वोल्ट। ठीक है, इस x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, सो लेमडा का वैल्यू दे रखा है, तो x इंटू 10 की पावर कितना हो गया माइनस 12 मीटर हो गया। और इज इक्वल्स टू बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा 150 डिवाइडेड बाई v कितना है मेरे पास 40 इंटू 10 की पावर कितना है 3। क्या मैं इसको 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई साहब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये 12.23 के बराबर होता है, तो 12.23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा 2, और x इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना आएगा 12, ये इधर गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12.23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये बेसिकली 150 को मैंने बाहर निकाल लिया है ना, तो 12 करोगे तो 144 होगा, तो बेसिकली मैंने 12.23 लिख दिया है। 10 की पावर कितना माइनस 12 इंटू 10 की पावर कितना 2, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर गया तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, यहाँ से हट जाएगा। सो ये बेसिकली इसको डिवाइड करोगे तो 2 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 6.115 इंटू 10 की पावर कितना 10, ये आ गया। अब इसने बेसिकली हमसे पूछा क्या है बच्चा पार्टी, कुछ नहीं पूछा है, बस इसने यही पूछा कि नियरेस्ट इंटीजर इसका कितना होगा बेसिकली, है ना। सो नियरेस्ट इंटीजर अपन लोगों को इसका निकालना है, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए बेसिकली, ये 6 आना चाहिए आंसर, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। क्लियर है, अरे समझे, कुछ गलतियाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन था, तो सही है 6 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। बढ़ते हैं अपन लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 84। देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, तो 84 की यदि अपन लोग बात करें तो 84 तो इसने बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम लोगों को दे रखा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसके अंदर दे रखा है सेकंड बोर ऑर्बिट में ना, सेकंड बोर ऑर्बिट, और ये वैल्यू दिया है बेटा आपको कितना एच स्क्वायर अपॉन एक्स एम ए नॉट का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ 10x, हम लोगों को 10x का वैल्यू निकालना है कितना होगा। ए नॉट तो दे रखा है, वो क्या है मेरे पास बोर्स रेडियस है, तो ए नॉट इज इक्वल टू 0.529 हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, अपने पास अपने को पता है कि एम बी आर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन कितना होता है मेरे पास 2 पाई के बराबर होता है। सही है, एम बी आर इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है मेरे पास किसके बराबर, हाफ कितना एम बी स्क्वायर। अब इसको मेरे को करना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 1/r नीचे ले जाऊंगा, आर नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ से चला गया ऐसे, इसका मैंने क्या किया स्क्वायर किया, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। सो एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आर स्क्वायर की बात करेंगे तो आर स्क्वायर आर किसके बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड के बराबर होता है। कौन से बोर ऑर्बिट में, सेकंड बोर ऑर्बिट में, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, तो 4 0.529 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ ए नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 4 ए नॉट, 4 ए नॉट का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास है 16 ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली। अब मुझे करना क्या है भाई साहब, यहाँ पे मुझे हाफ एम बी स्क्वायर बेसिकली निकालना है कि हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब दूसरा चीज़ एक और काम करना है, ये वाला वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है कि कितना है ना, ये वैल्यू मेरे को पता है ऑलरेडी कितना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम नीचे आ जाएगा इंटू 16 ए नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सही है, ये अभी एम बी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो किसके बराबर होगा हाफ एम बी स्क्वायर के साथ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, सो ये एच स्क्वायर ये वाला चीज़ और एक्स एम ए नॉट का स्क्वायर, तो एम ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ध्यान देना एच स्क्वायर अपॉन एम ए नॉट का स्क्वायर, साथ में ये वाला जो पार्ट है मेरे पास कौन सा, ध्यान देना
साथ में ये वाला जो पार्ट है कौन सा वाला, एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 16 इंटू 2, सही है, यस 16 इंटू 2। जो ये वैल्यू होगा बेटा ये किसके बराबर होगा, तो एन स्क्वायर, एन कितना है 2 2 जा 4, इस जगह पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 4 आ जाएगा। सो एक्स का वैल्यू मेरे पास ये होगा बेसिकली, है ना, एक्स का वैल्यू क्या होगा मेरे पास ये होगा। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/पाई स्क्वायर इंटू 32, और ये 1/3.14 इंटू 3.14 इंटू 32। ये आप लोगों को क्या करना है बच्चा पार्टी, सॉल्व करना है। और इसका वैल्यू जो आ रहा है बेसिकली मेरे पास वो वैल्यू आएगा कितना, 4 पाई स्क्वायर 4 दूनी 8, ठीक है। सो ये 315.507 बेसिकली ये एक्स का वैल्यू है। तो ये 10x निकालना है हम लोगों को यहाँ से 10x, तो 10x करेंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3155.07। तो बेसिकली ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2021 का। डन, बढ़ते हैं आगे। एटी फोर के बाद में क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं, और 85 क्या कह रहा है आपसे, गिवन below are the two statements according to the Bohr's model of an atom. Qualitatively, the magnitude of velocity of electron increases with decrease in positive charge on the nucleus, as there is no strong hold on electron by the nucleus. ठीक है, तो बेटा ये पहला स्टेटमेंट तो आपका कैसा है, गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जो v होता है वो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, z अपॉन n के। n की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होती जाएगी मेरे पास, कम होती जाएगी, या फिर एटॉमिक नंबर हमारे पास बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 86, the number of photons emitted by a monochromatic single frequency infrared range, find the power of 1 megawatt and a wavelength of 1000 nanometer in 0.1 second is x into 10 raised to the power कितना 13, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ 1000 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -6 मीटर लिख सकता हूँ, है ना। सो ई लगा दो बस, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा विच इज 10 रेज टू दी पावर कितना -6 मीटर। ये हो गया, बस इसको आप लोग सॉल्व कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, तो ये 6 है, तो यहाँ से 4 ये गया तो कितना बचा, 2 और बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, ये 28 हो जाएगा। ये 28 में से 8 गया तो कितना बचा, ये 20 बचा, तो बेसिकली 20 हो जाएगा। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। सो 3 बचा यहाँ पे, 6 3 18 की 8, एक 6 3 18 और एक 19, 19.8 इंटू 10 की पावर कितना -20, ये आना चाहिए बेसिकली। अब ये किस में आएगा, ये जूल में आएगा, तो 19.8 है। तो बेसिकली मैंने इसको कितना मान लिया, लगभग लगभग 20 मान लिया एनर्जी को, है ना। अब ई जो है मेरे पास वो किसके बराबर होता था बेटा, पावर बेसिकली हम लोगों को दे रखा है उसने, पावर कितना दिया हुआ है इसमें 10 रेज टू दी पावर कितना है -3, ठीक है, ये पावर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा n इंटू ई, ये वाला वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर कितना -20, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 की पावर -20, ये ऊपर गया तो कितना बचेगा 10 की पावर 17 बटे 20, इसको 100 गुणा 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 15 बटे 20, 20 से 5 तो 5 गुणा 10 की पावर कितना 15। सो हम लोगों से ये पूछा बेसिकली कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिटेड होंगे, तो x इंटू 10 रेज टू दी पावर किस में दे रखा है 13 में, तो x इंटू 10 रेज टू दी पावर 13 जो है ये 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर किसके बराबर है 15 के बराबर। 13 से कट गया तो 2 बार, तो x इज इक्वल टू 500 आना चाहिए। एक सेकेंड, 13 14 15, अच्छा 0.1 सेकेंड में निकालना है बेटा, ठीक है, किसमें 0.1 सेकेंड में, तो बेसिकली ये आएंगे 50। मैंने 1 सेकेंड में निकाले, ये 0.1 सेकेंड में निकालने, तो आंसर आएगा मेरे पास कितना 50 आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका 2021। ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू 500 नैनोमीटर रेडिएशंस, ठीक है। सो लैम्डा बेसिकली हम लोगों को दे रखा है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में दिया था, मैंने कन्वर्ट कर लिया। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट, सो न्यू नोड का वैल्यू दिया है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 4.3 इंटू 10 की पावर कितना 14 हर्ट्ज, ये हो गया।
द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डैश। सो बेसिकली हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा सकते हैं अपन लोग। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, E इज इक्वल टू 5 प्लस कौन सा काइनेटिक एनर्जी, या फिर E इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ ऑफ कितना mv स्क्वायर। सही है। सो E की जगह पर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को या तो एच सी बाई लेमडा की टर्म्स में लिख लो या एच न्यू की टर्म्स में लिख लो, बात कैसा है बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये इलेक्ट्रॉन है क्या है, यस बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली मेरे पास निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा कितना हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम इनटू, और ये ईवी में रहेगा ना बेसिकली मेरे पास, ठीक है, इसमें रहेगा ईवी में रहेगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर। ये वेलोसिटी तुम लोगों को निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो ये जूल में लेना पड़ेगा, तो मैंने जूल में ले लिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फाई है तो फाई किसके बराबर होता है, एच न्यू नोट के बराबर होगा। सही है। सो एच न्यू नॉट बेसिकली 6.6 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 34 इंटू न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये रहा 4.3 इंटू 10 की पावर कितना 40 प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर। सो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को वी सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा पार्टी। और जब वी सॉल्व करोगे बेसिकली, तो वी सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली आपका आंसर आएगा इसके अंदर 5। ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद में क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn प्लस आयन। सो Zn प्लस दे रखा है, तो Zn प्लस एटॉमिक नंबर कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AR आ जाएगा मेरे पास, ये 4s2 3d10 होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 4s1 बचा। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अपन लोगों को वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालना है, तो L का वैल्यू क्या होगा, S वाले के लिए 0, तो L का वैल्यू 0 होगा, तो M का वैल्यू भी क्या होगा 0, तो M का वैल्यू 0 आ जाएगा। 88 डन। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है देखो, जी जर्मेनियम दे रखा है Z इज इक्वल टू 32 इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैज X कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विद M इज इक्वल टू 0। अब देखो 32 एक एलिमेंट है जिसका नाम है 32 है ना, अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p कितना 2 ऐसे। सही है। सो 2 4 10 12 18 20 30 32 बिल्कुल सही है। अब इसने क्या बोला हमसे, ये पूछा है कि इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैज एक्स कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो कौन कौन से फील्ड ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर, मान लो ये मेरे पास फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, ये फील्ड नहीं है। ठीक है। जिसमें m का वैल्यू 0 हो, तो m का वैल्यू 0 मतलब बेसिकली हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जैसे इसके लिए l का वैल्यू 0, इसका वैल्यू किसके लिए होगा, इसका वैल्यू भी 0, इसका l का वैल्यू कितना आएगा -1 0 +1, इसके लिए कितना आएगा 0, इसके लिए कितना आएगा -1 0 +1, इसके लिए कितना आएगा 0, इसके लिए कितना आएगा -2 -1 0 +1 और +2, इसके लिए कितना आएगा -1 0 और +1। सो हमें ये बताना है कि m का वैल्यू 0 कितने लोगों के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बस 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ी ना काउंट करना है क्योंकि भरा थोड़ी ना ये, तो आंसर आएगा इसका कितना 7। ठीक है। इसको काउंट नहीं करना है। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 90। बेटा क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे क्या है, ए 50 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 795 नैनोमीटर। ठीक है। द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब इज इतना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ई इज इक्वल टू कितना है 50 जूल दे रखा है ना, 50 जूल इज इक्वल टू यहाँ पे एन आ जाएगा इनटू क्या लिख सकते हैं अपन लोग 12400 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ लैम्डा विच इज 7950 इनटू क्या लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, तो 50 इंटू कितना बचेगा 7950 डिवाइडेड बाय 12400 इंटू कितना 1.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। ठीक है। अब इसने बोला है कि जो n है ये n किसके बराबर है, x इंटू 10 की पावर किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो ये पॉइंट यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x की पावर ये 20 हो जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है।
तो ये x क्या होगा, ये x बेसिकली मेरे पास ये है, ये x क्या है, ये है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेसिकली 5 इंटू 795 डिवाइडेड बाई 124 इंटू 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है। सो कितना है 5 इंटू, मेरा टाइम बच जाएगा थोड़ा है ना, बाकी आप लोग कैलसी यूज़ नहीं कर सकते, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अरे भाई मैं तो टीचर हूँ ना यार, है ना। सो डिवाइडेड बाय 16, यस। तो हमारा आंसर आ रहा है बाबूजी 2, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा मेरे पास 2, आंसर क्लियर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 90। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है बेटा, फॉर द बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और न्यू बार वेव नंबर आर एच इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 to 4 आर एज वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन इन द सीरीज कन्वर्ट्स। ठीक है, ये एकदम सही बात है, ठीक है। दूसरा, द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2, तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 2 ही रहता है, ठीक है। लाइमन के लिए 1 और बाल्मर के लिए 2, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्या। सो ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू n2 इज इक्वल टू 3, तो n2 इज इक्वल टू 3 के लिए मैं क्या बोलूँगा, एनर्जी कैसा होगा, कम, तो वेवलेंथ कैसा होगा, ज़्यादा। यार ये भी बात सही है, तो 1 सही है, 2 सही है ना, 3 सही है। फोर्थ, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइन्स, नहीं, वेव नंबर ऑफ दीज लाइन्स, इससे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं निकलेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, बस, ठीक है। सो इसके अंदर आंसर आएगा बेटा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 92 देखो। 92 कह रहा था, रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट इन Li+2 कितना होगा बेसिकली। सो रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, सेकंड बोर ऑर्बिट। सो आर इज इक्वल टू कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो 4 अपॉन मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो ए नॉट का वैल्यू बेसिकली हम लोगों से पूछा है ना। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो इसको क्या लिख देंगे अपन लोग, ए नॉट लिख देते हैं। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड क्या है Li+2, तो Li+2 के लिए कितना होगा जेड 3 होगा। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 4a0/3, ये आंसर आ जाएगा। ये 92 हो गया बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है इधर देखेंगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फोर्थ बोर ऑर्बिट इज। सो बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है इन फोर्थ बोर ऑर्बिट। सो 2 पाई आर है, तो एन लैम्डा मतलब 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर का वैल्यू कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन का वैल्यू कितना, सॉरी ये मिटा दिया मैंने ना, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। 0.529 इंटू एन स्क्वायर, 4 4 16 अपॉन जेड कितना आएगा, हाइड्रोजन है बिल्कुल, तो 1 ही ले लेंगे अपन लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, और ये वैल्यू जो है मैंने इसको क्या लिख दिया है, ए नॉट मान लिया है, इसको क्या लिख दिया मैंने, ए नॉट। सो 2 पाई इंटू 16 ए नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4, 4 चौका 16। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई ए नॉट, आंसर आ जाएगा बेटा इसका डेली। क्लियर है। सो 93 क्वेश्चन डन हो गए आपके। ये 92 नहीं था, ये 93 था बच्चा पार्टी, वो 92 था, ये 93 है, ठीक, मिटा रहा हूँ। सो 93 के बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 94। 94 बोला था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और m s की वैल्यू दे रखी है प्लस हाफ। तो हमसे ये पूछ रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगी इसके अंदर, तो पॉसिबल नंबर ऑर्बिटल कितनी होती है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 25, खत्म, आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज डेल्टा r1, चलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ किसका, थर्ड बोर ऑर्बिट एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज डेल्टा r1। ओके, सो हम लोगों को करना क्या है बेटा, जैसे पहला मैं बताता हूँ ना, फॉर Li+2 देखूँ, तो Li+2 के लिए थर्ड और फोर्थ में देखना है। तो थर्ड बोर ऑर्बिट और फोर्थ बोर ऑर्बिट में क्या रेडियाई, तो बेटा सबसे पहले मैं निकाल दूँ क्या 0.529
इंटू एन स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन जेड, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। किसके लिए? थर्ड के लिए। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू एन स्क्वायर, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 0.529 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0.529 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 0.529 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 16/3 माइनस 9/3, ये कितना हो जाएगा? और एक 10, 7/3, सही है। तो ये 7/3 आ गया। तो ये किसका डिफरेंस आया बेसिकली मेरे पास? ये फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस आया, तो ये डेल्टा R1 है बेसिकली, ठीक है, डेल्टा R1। सिमिलरली मुझे दूसरे वाले के लिए भी ऐसे ही निकालना है। सो क्या निकालना है दूसरे वाले के लिए बेटा? ध्यान दो, एक सेकेंड है ना। नेक्स्ट 3 और 4 ऑफ किसका? एच ई प्लस, तो एच ई प्लस के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? 0.529 इंटू एन स्क्वायर, 3 3 जा 9 अपॉन 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। और 0.529 इंटू एन स्क्वायर, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर दोबारा से दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 0.529 इंटू 16/2 माइनस 0.529 इंटू 9/2, कॉमन निकाल लूँगा कितना? 0.529, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16/2 माइनस 9/2, कितना बचेगा? 7/2, ये कितना बचेगा? 7/2, ठीक है। अब ये कितना है? ये डेल्टा R2 है। दोनों का रेशियो निकालना है, तो डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2 ये बराबर आना चाहिए 0.529 7/3, ये आना चाहिए 0.529 9/2, सॉरी 9/2 7/2 है, 7/2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2 इज इक्वल्स टू 7/3 इंटू 2/7, 7 7 कैंसिल, 2/3 बचेगा। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। क्या बात है बेटा, एकदम सही है। सो आंसर है इसका 2/3, ठीक। सो 95 डन। बढ़ते हैं आगे। नाइन्टी फाइव के बाद बेटा अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के पास। ये 2020 के अराउंड पहुंच गए हम लोग, है ना। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइंस अपीयर। सो बेसिकली कौन से रीजन में बाल्मर सीरीज आती है? तो अपने को पता है बेटा, पहला कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट। बाल्मर किसमें होता है? विजिबल। तो आंसर आ जाएगा इसका ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज λ1। ठीक है, शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा होगा तो लेमडा कैसा होगा? कम होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो बेसिकली अपन लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर, मतलब लाइमन सीरीज के लिए 1 ही आएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेसिकली बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हटा दो, इसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो। सो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/RH के बराबर, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब ये बेसिकली वैल्यू है λ1 के बराबर, ये इक्वेशन 1 आ गई। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ इज He प्लस। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है अपन लोगों को, है ना। तो RH इंटू जेड स्क्वायर के लिए हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 2 जा 4 इंटू 1/n1 स्क्वायर। लॉन्गेस्ट बोल रहा है तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम। सो वो भी किस सीरीज में बोल रहा है? बाल्मर सीरीज में। तो n1 का वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 5/36 आ जाएगा ये, 5/36, और 4 9 जा 36, ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ RH। और 1/RH किसके बराबर होता है? λ1 के बराबर। सो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9 क्या 5 λ1, 9/5 λ1, क्या बात है। यस, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है बेटा? द फिगर दैट इज नॉट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ किसका? वो, ठीक है। तो बेटा ये फिगर है, इसमें साफ साफ दिख रहा है डी वाला जो है वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के साथ हम लोगों ने कोई ग्राफ ऐसा नहीं बनाया, ठीक है, क्वांटम नंबर में। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 99। 99 कह रहा था वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल। वर्क फंक्शन दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है? 5 इज इक्वल टू 4.41 इंटू 10 की पावर कितना? -19 जूल। इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, सो लैम्डा दे रखा है मेरे को 3000 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन द मेटल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो अपने को पता है भैया कि E इज इक्वल टू क्या होता है? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो E की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं? E की जगह पे 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा लिख सकते हैं। कितना लैम्डा आ जाएगा? 3000। मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.6 इंटू -19 के साथ। क्यों?
जूल में निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4.41 इंटू 10 की पावर कितना -19 प्लस कितना काइनेटिक एनर्जी। सो बस काइनेटिक एनर्जी तुमको निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1212, यहाँ पे ये 124 डिवाइडेड बाई कितना 30 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 माइनस 4.41 इंटू 10 की पावर कितना -19। तो बेटा अपने को पता है, क्या पता है, 3 से डिवाइड कर दो इसको। सो इसको कितना लिख सकते हैं 123 ले लूँ, 123 यदि इसको मान लूँ तो 3 चौका 12 और 3 एकम 3 ऐसा आना चाहिए। सही है ना, 123 सही है ना रे, बिल्कुल सही है। सो ये 4.1 हो जाएगा क्योंकि ये 0 मैंने हटा दिया यहाँ से है ना, तो 4.1 और ये 4.1 और ये 1.6, तो लगभग लगभग भैया 16 चौके 48, 4.8 के करीब मान लो, मैंने इसको भी 4 लिख दिया है, इंटू 10 की पावर -19 इंटू 4.41 इंटू 10 की पावर -19। सो 0.4 के करीब कुछ ऐसे मेरे पास होना चाहिए, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये आ जाएगा बेटा। और आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -21 जूल। सो सॉल्व कैसे करना है आपको, जस्ट ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। क्लियर है, चले आगे। सो क्वेश्चन नंबर 99 के बाद में अपन लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 99 के बाद में क्वेश्चन नंबर 100। सो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 100 है आपके पास, इन द सिक्स पीरियड द ऑर्बिटल दैट आर फील्ड आर। सो सिक्स पीरियड में कौन कौन सी ऑर्बिटल फील्ड होती हैं बेसिकली, है ना, तो कौन कौन सी होंगी, पहला ही वाला आ जाएगा आंसर 6s। सो बेसिकली n-2f होता है बेटा, n-1d होता है, ns होता है और np होता है, तो लिख दो ना यार, 6s हो जाएगा, 4f हो जाएगा और 5d हो जाएगा और 6p हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो बेटा ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। सो टोटल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, 100 हो गए। सो 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। सो 100 क्वेश्चन तो जस्ट इस पीडीएफ के हैं और 13 क्वेश्चन उसके। सो टोटल ओवरऑल हम लोगों ने 113 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो 130 क्वेश्चन जेई मेन्स के सॉल्व किए हैं और 75 या 85 के अराउंड नीट के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर के ऊपर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। सो अब हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, मतलब कल छोड़ के परसों हम लोग एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे बेटा अगले चैप्टर पे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और आपको कुछ भी फायदा मिलता है इस चैनल के थ्रू, कुछ भी सीखने को मिलता है आपसे, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे से कमेंट करिए, है ना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और आपका लाइक करना ही मुझे मोटिवेशन देता है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।